हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और ये काफ़ी इजी चैप्टर है, उतना कुछ खास इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में, कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे। साथ में हम केमिकल इक्वेशन देखेंगे कि इक्वेशन क्या होता है, साथ में केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, और कुछ खास इंपॉर्टेंट केमिकल इक्वेशन हमको याद करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चैप्टर को, और चैप्टर नंबर 1 है हमारा, और ये साइंस का भी चैप्टर नंबर 1 है, साथ में केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन चीज़ क्या है, किस चीज़ को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने आपके जीवन के आसपास जो होने वाली घटनाएं हैं, उनमें से कुछ खास इवेंट दिए गए हैं, कुछ छोटे छोटे इवेंट दिए गए हैं, जहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कहा जा रहा है कि भाई दूध है, दूध को जब आप छोड़ दीजिएगा रूम टेम्परेचर पर गर्मी के दिनों में आपको क्या है, पता है कि भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, दूध को बस बाहर कहीं पर घर में कहीं पर छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, दूध गर्मी के दिनों में खराब हो जाता है। आप सुनते होंगे, आपकी माँ बोलती होगी, या फिर आपने कभी टेस्ट किया होगा, तो दूध जो है वो टेस्ट खट्टा करने लगता है, दूध जो है वो खराब हो जाता है। क्यों क्यों खराब हो जाता है भाई? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज आ गया है। अब वो पहले वाला मिल्क नहीं रहा, बल्कि अब नया चीज वो बन गया, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है। और बदलाव आने के लिए, केमिकल चेंज आने के लिए क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। इस वजह से क्या आ गया, केमिकल बदलाव आ गया, केमिकल चेंज आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपने घर में कहीं पर देखा होगा कि आपके छत पर या फिर घर के बाहर आसपास में कहीं लोहे का टुकड़ा आपने देखा होगा, वो पड़ा हुआ है भाई, बाहर, घर के बाहर पड़ा हुआ है। इस वजह से वहां पर क्या है, उसके ऊपर बारिश भी हो रही है, धूप भी है, हवा भी उसको लग रहा है, तो वो क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। एक्सपोज्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो रेड कलर का आपको दिखने लगता है। क्यों दिखता है भाई रेड कलर का? क्योंकि उसमें रस्टिंग हो जाती है, रस्ट हो जाता है। इस वजह से जो आयरन पहले सिल्वर कलर का होता था या फिर ब्लैक कलर का होता था, वो आपका रस्टिंग की वजह से क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और वो लाल कलर का आपको दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज आ गया है। और केमिकल चेंज आने के लिए क्या हुआ, आयरन ने आसपास की चीजों के साथ केमिकल रिएक्शन कर दिया, और क्या हो गया, केमिकल चेंज आ गया। केमिकल चेंज का मतलब क्या, पहले वो जो रॉड था उसमें आयरन मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे, लेकिन अब क्या है, अब वहां पे आयरन ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं। तो पहले के मुकाबले अब तो नया चीज हो गया, अब वो पहले वाली बात तो रही नहीं। उसी तरीके से जब भी आप अपने आसपास देखें, जहां पर क्या होगा, जहां पर नया चीज बनेगा, पुरानी चीज से नया चीज का निर्माण जब हो जाएगा, बदलाव आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, आगे हम अच्छी तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब आपका खाना पकाया जाता है तो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज हो जाता है। क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ, इस वजह से केमिकल चेंज हो गया। फूड जो है वो जब आपके शरीर में डाइजेस्ट होता है तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। उसी तरीके से जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। ठीक है, अब भाई बात है कि केमिकल चेंज हमारे आसपास इतने सारे हो रहे हैं, तो क्लियरली कब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कहां पे होता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें समझना होगा कि भाई केमिकल रिएक्शन कब होता है, या फिर सिंपली कहें तो हम दो चीजों को समझ लें, फिजिकल चेंज को और केमिकल चेंज को, तो हमारे लिए केमिकल रिएक्शन भी समझना आसान हो जाएगा। हमें अगर पता है कि भाई यहां पर फिजिकल चेंज हो रहा है तो यहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, जहां पर केमिकल चेंज होगा वहीं पर केमिकल रिएक्शन होगा। तो हम इसको देखते हैं कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या अंतर होता है। ठीक है, यहां पर सिंपली एनसीईआरटी यही कहता है कि भाई देखो, ऊपर जो सिचुएशंस दिए गए हैं वहां पर हमने देखा कि जो पहले से इनिशियल सब्सटेंस था वो बदलकर अब नया सब्सटेंस बन गया है। जैसे हमने देखा कि जो आयरन है उसमें केमिकल चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, और वो क्या बन गया, रस्ट बन गया, उसमें रस्टिंग लग गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। जो पहले एफी था आयरन, वो अब क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड बन गया। मतलब क्या हुआ, मतलब अब नया कंटेंट वहां पर है, आयरन अब गया, ये खत्म हो गया, वहां नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस।
पीछे के क्लासेस में 9, 8, 7 जहां भी आपने पढ़ा हो वहां पर आपने क्या पढ़ा है कि भाई केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है। और हम यहां पर क्या समझे कि जहां भी केमिकल चेंज होगा वहां पर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, वेन एवर केमिकल चेंज ऑकर्स वी कैन सेड दैट केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि भाई देखो, हमारे लिए समझना है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, तब हम समझ पाएंगे कि कहां पर केमिकल चेंज हो रहा है और कहां पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर बात है कि कभी आपने आग जलते हुए देखा है? आग जलता है तो क्या होता है, आग जलने से पहले आप लकड़ियां जमा करते हैं, लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाते हैं। और आग लगाना क्या हो गया, फायर क्या है, एक तरीके का क्या है, केमिकल चेंज है। क्यों केमिकल चेंज है भाई, कैसे कैसे प्रूफ होता है कि केमिकल चेंज है? क्योंकि यहां पर देखो, आग लगने से पहले जो लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, कलर होता है, वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, इस तरीके से लकड़ियां होती है। ठीक है, लेकिन जब आप उसमें आग लगा देते हो और आग जब बुझ जाता है, आग जब खत्म हो जाता है, तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास इस तरीके से राख बचता है। राख जो कि पहले के वुड से बहुत डिफरेंट है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, उसका कलर डिफरेंट है, हर तरीके से वो पहले के वुड से डिफरेंट है, लकड़ी से अलग है राख। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, हमने पहले वाले आइटम को जो कि कौन था, वुड था, वुड को क्या किया, फायर यानी आग लगा दिया, और हमें क्या प्राप्त हुआ, ऐश प्राप्त हुआ, राख प्राप्त हुआ। तो हमने क्या किया, एक तरीके का केमिकल चेंज किया, और यहां पर आग जलने का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, पहला तो इंग्रेडिएंट आपका वुड हो गया, साथ में आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन जो है वो हो गया, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। सिंपली कहें तो वुड में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं। और भी कंटेंट होते हैं कार्बन के अलावा, मतलब मैं एग्जांपल एक दे रहा हूं। तो यहां पर ये क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ बातचीत, मतलब डील करते हैं आपस में। मतलब आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपस में इन्होंने क्या किया, रिएक्शन कर लिया, और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बन गया जो कि ऐश है। साथ में हमारा क्या हुआ, हीट निकला, साथ में हमें CO2 प्राप्त हुआ। तो यह क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो भाई बात है कि केमिकल रिएक्शन कब होगा, जब हम जलाएंगे। लेकिन अगर हम उसी लकड़ी को काट देते हैं तो क्या हमारा केमिकल रिएक्शन होगा वो, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमने जब लकड़ी को काटा तो क्या लकड़ी के स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया, उसके मॉलिक्यूलर कंपोनेंट में डिफरेंस हो गया, क्या उसका कलर में डिफरेंस हो गया, क्या डिफरेंस हुआ, उसके प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस आया क्या, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदलाव आया। भले ही वो साइज में छोटा हो गया, लेकिन वो पहले भी वुड था और अब भी वो क्या है, वुड है। मतलब जैसी प्रॉपर्टीज पहले थी उसके अलावा अभी भी प्रॉपर्टीज वही है, प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव नहीं आया है। पहले काटने से पहले अगर हम वुड को जलाते तो जो राख पैदा होता, अब भी वुड को जलाएंगे तो वही राख पैदा होगा, वुड से वुड ही रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास वाटर है, वाटर है, वाटर आपके पास है आइस के रूप में। आइस के रूप में आपने क्या किया, वाटर को बर्फ के रूप में जमा दिया, फ्रीजर में डाला और बर्फ के रूप में जमा दिया आपने। तो क्या हुआ, एक तरीके का फिजिकल चेंज आया, मतलब उसके अपीयरेंस में, लुक में, देखने में आपको सिर्फ बदलाव हुआ है। लेकिन पहले भी ये H2O ही था इसका मॉलिक्यूल, अब भी क्या है, H2O ही है। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आया है। समझ गए? इसी तरीके से जब इस वाटर को आप बॉयल करके वेपर बना दें तो क्या वो नया कंपोनेंट बन गया क्या, जी नहीं, ये क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि अभी भी ये क्या है, H2O है। समझ गए? तो सिंपल मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज का क्या, कि जब भी किसी
कंपोनेंट के क्या हो गए, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाए, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाए, तब हम कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके जो भी प्रॉपर्टीज है वो अगर पहले जैसे हैं तो हम कहते हैं कि भाई फिजिकल चेंज हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहां पर आपका रस्टिंग का हमने एग्जांपल देखा। रस्टिंग में क्या हो गया, रस्टिंग में पहले कंटेंट आयरन था लेकिन अब क्या है, आयरन ऑक्साइड है। तो भाई चेंज हुआ या नहीं हुआ, पहले मॉलिक्यूल आयरन के थे, अब मॉलिक्यूल है आपका आयरन ऑक्साइड का, तो चेंज है या नहीं है? जी हां, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज है, पूरा वो कंपोनेंट ही बदल गया है। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया आपका केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज होने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, वही हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे जैसे ये रस्टिंग एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, अब उसके वजह से केमिकल चेंज हुआ। जैसे आयरन है, आयरन जो है Fe, अब ये क्या करेगा, ये अपने आसपास के H2O के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, इसके साथ ही एयर के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर आयरन जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करके और चीजों के साथ रिएक्ट करके, एटमॉस्फेयर में और भी चीजों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3 ये बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये आपका आयरन ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हुआ, जिस समय में आयरन आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आयरन अब क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड बन गया कंप्लीट, कि भाई अब कुछ नहीं बचा है, जो होना था बदलाव हो गया, बदलाव होने के बाद क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ही केमिकल चेंज होता है। ठीक है, समझ गए? तो समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन सिंपली कहें तो भाई आपका कोई भी दो कंपोनेंट जब आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। अब यहां पर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यू may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the आंसर टू दीज क्वेश्चंस। यहां पर कहा जा रहा है कि भाई देखो, आप हमेशा सोच रहे होगे या फिर आप ये दिमाग लगा रहे हो कि भाई केमिकल रिएक्शन का रियली मतलब क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज देखेंगे। तो भाई मैंने तो एक तरीके से शॉर्ट में आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं कि आपके इस चैप्टर में जितने भी एक्टिविटीज दिए गए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी आपके रिएक्शंस दिए गए हैं वो तो एकदम ही इंपॉर्टेंट हैं। उसको एकदम क्या कर जाना है, रट जाना है, रट जाइए, याद कर लीजिए हर एक आपका रिएक्शन को, क्योंकि आपका इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है उसमें मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं आपके रिएक्शन से। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें कि जितने भी इस चैप्टर के रिएक्शन हैं, जितने भी एक्टिविटी हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को और सारे रिएक्शन को मैं करवा दूंगा। सारे एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर उस वीडियो को देख लीजिएगा। जब भी वो वीडियो बन जाएगा, कुछ दिनों में बना दूंगा, 2-3 दिनों में, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे रिएक्शंस और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन और साथ में सारे एक्टिविटी, उसके सारे आपको वीडियोस एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे। इस चैप्टर के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, या फिर जब वीडियो तैयार हो जाएगा तो यहां पर या यहां पर जहां भी आई बटन हो वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और एक्टिविटी को हम देखते हैं। ठीक है, एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.1। इसमें आपका सिंपल काम क्या करना है, यहां पर सिंपल काम है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करेंगे, बर्न करेंगे, जलाएंगे। हम लोग 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको सैंड पेपर से रब करके साफ कर लेंगे, और उसको साफ करके टोंग्स की मदद से, टोंग्स क्या होता है, एक तरीके का हम कह सकते हैं कि चिमटा होता है जो कि आपके केमिस्ट्री लैब में यूज किया जाता है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, टोंग्स की मदद से पकड़ लेंगे और स्पिरिट लैम्प की मदद से जला लेंगे। और जलाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो राख निकलेगा उसको, राख को जमा कर लेंगे एक किसी भी स्टोरेज में, कॉनिकल फ्लास्क या कुछ भी हो, उसमें हम स्टोर कर लेंगे। और यहां पर आपको जो फिगर 1.1 है इसमें देख सकते हैं, यही वो केमिकल रिएक्शन है, सिंपल। ठीक है, और यहां पर
आपने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब इस प्रोसेस को करने पर आपको क्या ऑब्जर्व हुआ, ये आपको एनालाइज करना है। ठीक है, सिंपली यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम लोग जला रहे हैं। जलाने पर क्या होगा, यहां पर व्हाइट ऐश निकलेगा, उजला कलर का राख निकलेगा, और इसके साथ ही क्या होगा, यहां पर व्हाइट फ्लेम के साथ आग निकलेगा, यानी हीट निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो यहां पर कहा जा रहा है कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा। अगर आपने अपने केमिस्ट्री लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हैं, बहुत आसानी से वीडियोस अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको, जितने भी एक्टिविटीज हैं उनके एक्सपेरिमेंट आपको यूट्यूब पर फुल एक्सपेरिमेंट आपको मिल जाएंगे किए हुए। ठीक है, यहां पर कहा जा रहा है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम, यानी कि जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो काफी तेज लाइट के साथ आपको क्या मिलता है, व्हाइट फ्लेम मिलता है। ठीक है, और ये मैग्नीशियम रिबन क्या है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। मैग्नीशियम रिबन जो कि पहले सॉलिड था, अब क्या बन गया, व्हाइट पाउडर बन गया, यानी क्या बन गया, राख बन गया। और ये जो पाउडर बना, ये क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब क्या हो गया, अब नया प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, कौन सा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि जो मैग्नीशियम है उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यानी मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिएक्शन हो गया। यही है क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज में क्या चेंज हुआ, मैग्नीशियम किस रूप में बदल गया, केमिकल मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया, और उसको बदलने का जो प्रोसेस है वो क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। मैग्नीशियम रिएक्शन किसके बीच हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में, बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और ये पूरा प्रोसेस जो हुआ ना, यही हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो अच्छी तरीके से हम समझ गए कि भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है, कब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्या क्या कंडीशंस होते हैं, सारी चीजें हम एक तरीके से समझ गए। इसके अलावा आपके लिए क्या है, कुछ और एक्टिविटीज है। एक्टिविटी मैंने बोला कि इस चैप्टर में एक्टिविटीज बहुत सारे हैं और सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। जैसे यहां पर एक्टिविटी 2 है कि टेक लीड नाइट्रेट लीजिए, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए टेस्ट ट्यूब में, और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डाल दीजिए, आपको क्या मिलता है ये आप ऑब्जर्व कीजिए। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लीड नाइट्रेट ले रहे हैं। लीड नाइट्रेट को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं, लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन, उसमें पोटेशियम आयोडाइड हम डाल रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा और दो नए प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये जो इस एक्टिविटी का हमारा रिएक्शन है ना, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, वो क्या होता है वो भी हम आगे जानेंगे। तो ये हमारा आगे के लिए छोड़ दीजिए इस एक्टिविटी को, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.3। यहां पर क्या कहा जा रहा है, आप लोग कुछ जिंक ग्रैनुअल्स लीजिए, यानी जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लीजिए, कॉनिकल फ्लास्क में या फिर टेस्ट ट्यूब में, उसमें आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों एक ही केमिकल है, दोनों के दो नाम है। ठीक है, और इसमें क्या कीजिए, एसिड को अच्छी तरीके से संभल कर डालिए, और यहां पर आप देखिए कि क्या हो रहा है, जिंक ग्रैनुअल्स के साथ क्या हुआ, कॉनिकल फ्लास्क या फिर टेस्ट ट्यूब को टच करके देखिए कि क्या टेम्परेचर में कुछ चेंज आया है। तो यहां पर सिंपली ये जो आप एक्टिविटी देख रहे हैं ना, यही एक्टिविटी आपको करने के लिए कहा जा रहा है। यह आपका टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, जिंक ग्रैनुल्स ले लिए, उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और उसमें आपने क्या किया, ग्लास ट्यूब लगाकर, कॉर्क लगाकर, छोटा सा आप क्या कर दे रहे हैं, छोटा सा एयर निकलने के लिए जगह छोड़ दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन होगा, रिएक्शंस में क्या निकलेगा, H2 गैस निकलेगा, और इसके साथ ही रिएक्शन में एक नया प्रोडक्ट भी बनेगा। तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा वो नीचे दिया गया है, यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर यही है, जिंक ग्रैनुल्स क्या है, सिंपली जिंक हैं, और साथ में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन होकर क्या बना, जिंक सल्फेट बन गया, और हमारा साथ में क्या निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया। ये हमारा रिएक्शन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर हम लोग ये आपका एक्टिविटी समझ गए कि एक्टिविटी क्या है, इसके इंपॉर्टेंस को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहां पर आगे आपको क्या बताया जा रहा है कि भाई हम लोगों को ऊपर जो हमने 3 एक्टिविटी किए, तीनों जो टास्क देखे, उससे हमें क्या पता चलता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है
उसमें क्या क्या बदलाव होता है, उस समय क्या क्या ऐसी चीज होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि भाई यहां पर रिएक्शन हुआ था, यहां पर रिएक्शन हुआ। तो यहां पर जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या बदलाव आएगा, चेंज इन स्टेट आएगा। जैसे हमने ऊपर देखा कि जो मैग्नीशियम था वो पहले क्या था, सॉलिड था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया तो वो क्या बन गया, वो आपका पाउडर फॉर्म में बन गया, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका ये रिएक्शन था, यहां पर भी क्या हो गया, हमारा स्टेट चेंज हो गया, जो जिंक था सॉलिड था वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, और हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड था उसमें से हाइड्रोजन अलग हो गया, और मतलब एक तरीके से पूरा चेंज हो गया, ठीक है। इसके साथ ही गैस निकलता है, कहां गैस निकला, यहां पर देखिए हाइड्रोजन गैस निकला, रिएक्शन हुआ तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस निकलता है, केमिकल रिएक्शन होता है। टेम्परेचर में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आता है मतलब हीट या तो जनरेट होगा या फिर हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कैसे हमें कहीं पर पता चलता है कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ था, तो वहां पर आप ये चीज लिख सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन के दौरान ये एक्टिविटीज होते हैं जिससे हमें पता चलता है, ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस वी कैन सी दैट देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस अराउंड अस, वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। यानी कि हमें पता चलता है अपने आसपास जब हम ध्यान देते हैं तो कि भाई रिएक्शन बहुत तरीके के होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है उन सबको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन लिखते कैसे हैं, उसको सिंबल में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है। अब इसी के साथ जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आ जाता है और वो है 1.1 केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे काम करता है, ये चीज अब हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन सबसे पहली बात होती क्या है, सिंपली बात करें तो भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है हम समझ गए कि भाई कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसने क्या किया, अपने आसपास के सराउंडिंग के किसी भी चीज के साथ इंटरेक्ट करके नया प्रोडक्ट बना दिया, न्यू प्रोडक्ट बना दिया। तो ये जो कन्वर्जन का प्रोसेस है यही क्या हो गया, हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसमें कि नया प्रोडक्ट पुराने प्रोडक्ट से एकदम डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज उसके डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे एग्जाम्पल कि भाई देखो मैग्नीशियम रिबन जो है उसको जब हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ जब वो इंटरेक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और हीट जनरेट करेगा। ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। लेकिन भाई बात है कि केमिकल रिएक्शन हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, तो क्या जब भी हमें कुछ बताना होगा किसी को केमिकल रिएक्शन के बारे में तो हर बार क्या हम इतना लंबा सेंटेंस बोलेंगे कि भाई ये देखो मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम को हमने क्या किया, बर्न किया, बर्न करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला और साथ में डैजलिंग फ्लेम हीट निकला। इस तरीके से हम लोग क्या हर रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे हर आदमी को मिलने पर? जी नहीं, ये काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी हेडेक भी है, काफ़ी अच्छा भी नहीं है, बहुत मतलब प्रॉब्लम है, ये आसान नहीं है सिंपल भाषा में। तो हम लोग को क्या करना है, इसी केमिकल रिएक्शन को आसानी से इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि मैं किसी को आसानी से बिना कुछ बोले आसानी से पूरा रिएक्शन भी समझा दूं, उसको पता भी चल जाए और उसको सारी जानकारी रिएक्शन के बारे में सारी जानकारी मिल जाए। जितने छोटे फॉर्म में दे सकूं उतना छोटा हमारे लिए अच्छा रहेगा। उसके लिए क्या किया गया, केमिकल इक्वेशन यूज किया जाने लगा। अब इक्वेशन क्या होता है ये तो आपको पता होगा, इक्वेशन नहीं पता तो मैं बता दूं, x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये क्या है, एक प्रकार का इक्वेशन है। मैथमेटिक्स में आप इस तरीके के इक्वेशन को पढ़ते हैं कि भाई जहां पर भी इक्वल साइन लग गया उसके पहले उसके बाद कि x प्लस वाई का जोड़ मिला के क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या है, एक प्रकार का इक्वेशन है। तो इसी तरीके से हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन पूरे रिएक्शन को हम जब हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं वही हमारा क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। जैसे अगर हम बात करें, हमने देखा कि भाई सेंटेंस बहुत लंबा है तो क्या करो, उसका शॉर्ट फॉर्म निकालो। शॉर्ट फॉर्म का तरीका क्या निकाला गया कि भाई चलो इसका इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगा, तो सबसे पहले भाई मैग्नीशियम हम ले रहे हैं
तो मैग्नीशियम क्या हो गया, उसको हमने ले लिया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है यानी ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो ये हो गया एक तरफ। प्लस में बन क्या रहा है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो यहां पर क्या हो गया, ये एक प्रकार का क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन। यही कि भाई हम लोग इसको वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट जब कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का वर्ड इक्वेशन हो गया, केमिकल इक्वेशन वर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर इसमें इसको लिखने के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या है, बहुत ही सिंपल नियम है कि भाई सबसे पहले तो बीच में एरो होगा। ठीक है, बीच में एरो मिडिल ग्राउंड हो गया। उसके लेफ्ट साइड में हम क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट्स लिखेंगे। रिएक्टेंट्स मतलब कि जो लोग, जो केमिकल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए। और उनको हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, एलएचएस साइड में लिखेंगे। और पूरे रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और इसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को हम लिखते हैं। और ये हमारा जो फॉर्म है केमिकल इक्वेशन का, इसको हम वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। कौन सा इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, यहां पर आगे यही बात लिखी गई है, द सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल चेंज, यानी कि जिन सब्सटेंसेज ने पहले आपस में इंटरेक्ट करके क्या हुआ, बदलाव जिनमें हुआ, वो हमारे रिएक्टेंट हो गए। और इनको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। और जो सब्सटेंस जो हमारा बना रिएक्शन के बाद, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बना, वो हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। और उसको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर यही बात है जो मैंने कहा कि भाई देखो वर्ड इक्वेशन जो होता है वो रिएक्टेंट्स का चेंज दिखाता है प्रोडक्ट में, और इसके बीच में एरो होता है। रिएक्टेंट्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और बीच में प्लस साइन लगाते हैं जो कि आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड में लिखता है और उनके बीच में प्लस साइन लगाते हैं। मतलब क्या, मान लीजिए यहां पर एक न बना, इसके अलावा मान लीजिए हाइड्रोजन गैस भी बनता तो हम प्लस में H2 लिख देते इस तरीके से। तो जो हमारा रिएक्टेंट वो एक तरफ प्लस साइन के साथ, हमारा प्रोडक्ट एक तरफ प्लस साइन के साथ। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम लिखते कैसे हैं, ये चीज हमें समझना है। तो बोलेंगे सर ऊपर तो हमने सीख लिया ना। भाई वो पूरा नहीं था, वो थोड़ा सा हमने सीखा, थोड़ा सा कि भाई उसका प्रिंसिपल क्या है लिखने का। अब हम देखते हैं कि प्रॉपरली कैसे केमिकल इक्वेशंस लिखे जाते हैं। केमिस्ट्री में जब आप 11th 12th पढ़िएगा या फिर 10th क्लास में भी आप रिएक्शन पढ़िएगा तो वहां पर ये जो रिएक्शंस होते हैं इसी फॉर्म में मिलेंगे जैसा कि आपको यहां सिखाया जाएगा कि कैसे लिखा जाता है, किन बातों का ध्यान रखा जाता है, सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन लिखा कैसे जाता है। ठीक है, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहां पर तो हमने ऊपर क्या देखा, ऊपर हमने देखा वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या था कि हम अगर मैग्नीशियम ले रहे हैं तो हम पूरा का पूरा मैग्नीशियम लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। अगर हम सल्फर ले रहे हैं तो सल्फर का पूरा नाम लिखेंगे। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम पूरा नाम लिखेंगे। मतलब क्या, जितना भी हमारा पूरा नाम है वो हम लिखते थे वर्ड इक्वेशन में। लेकिन बात हुआ कि भाई ये भी तो बहुत हेडेक है, बार बार मैग्नीशियम कौन लिखेगा, बार बार सल्फर कौन लिखेगा, बार बार ऑक्सीजन कौन लिखेगा, इतना बड़ा बड़ा नाम कौन लिखेगा। तो उसके लिए क्या किया गया कि भाई सोचा गया कि चलो अब केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा कंसाइज कैसे बना सकते हैं, ज्यादा यूजफुल, ज्यादा छोटा, ज्यादा आसान लिखने में हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए तरीका निकाला गया कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग केमिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे कि वर्ड्स के बदले में। केमिकल फॉर्मूला मतलब हमें पता है मैग्नीशियम के लिए Mg यूज होता है, ऑक्सीजन के लिए O यूज होता है, सल्फर के लिए S यूज होता है। तो हम पूरा नाम ना लिख के S लिखेंगे, O लिखेंगे, Mg लिखेंगे। तो इस केमिकल फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे ना तो और भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, और जो केमिकल इक्वेशन है रिप्रेजेंट करेगा क्या, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और यहां पर अगर आप फॉर्मूला, यही बात कहा जा रहा है कि देखिए मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसी को हमने शॉर्ट में लिख दिया। ऊपर हमने क्या लिखा था, पूरा का पूरा नाम लिखा था, लेकिन यहां पर हमने सिर्फ Mg लिखा, सिर्फ O2 लिखा और सिर्फ MgO लिखा। तो यहां पर हमने सेम इक्वेशन लिखा है
लेकिन अलग तरीके से लिखा है। लेकिन क्या आपको नॉलेज में कमी हो गई? जी नहीं, आपको अभी भी पता चल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर हो गया एक तरीके से हमारा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से भी हम ऊपर वाले वर्ड इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब यहां पर बात है कि क्या ये हमारा कंप्लीट है? क्या ये इक्वेशन कंप्लीट है? जी नहीं, ये भी इक्वेशन कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? इसका रीजन ये है कि जब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करते हैं तो यहां पर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम ये आता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी हमारे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या और राइट हैंड साइड में जितने भी एटम्स हैं उनकी संख्या बराबर नहीं है। बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो बोलिएगा सर ये बराबर काहे होना चाहिए? दोनों बराबर क्यों होने चाहिए? तो भाई उसका रीजन ये है कि आपने क्लास 9th में क्या पढ़ा था? एक आपने लॉ पढ़ा था। लॉ कौन सा था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तब हम मास को ना तो खत्म कर सकते हैं ना तो मास को बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जो टोटल मास होगा एलिमेंट के आपका प्रोडक्ट में, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास होगा प्रोडक्ट का उतना ही मास होगा किसका? रिएक्टेंट का। मतलब कि अगर हम 10 ग्राम अगर डालते हैं मैग्नीशियम और 2 ग्राम ऑक्सीजन डालते हैं तो हमारा एमजीओ का मास 12 ग्राम ही होगा। 12 ग्राम से कम या ज्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारा रिएक्टेंट कितना है? टोटल 12 ग्राम का है। तो अब भाई बात है कि भाई हमारा तो ये लॉ कहता है कि हम लोग कम ज्यादा कर नहीं सकते हैं। तो यहां पर तो हम लोग ये इस तरीके से लिख रहे हैं। किस तरीके से? कि यहां पर Mg है, यहां पर O2 है, यहां पर MgO है। तो यहां पर हमारा एटम का नंबर भी डिफरेंट नहीं हो सकता है क्योंकि क्या है? हर एक एटम का वेट होता है। हर एक एटम का अपना वेट होता है। ठीक है, ये तो पता है हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि दोनों तरफ एटम्स की संख्या बराबर होनी चाहिए जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे। और केमिकल रिएक्शन में सिंपली यही होता है कि भाई यहां का ऑक्सीजन Mg से अलग होकर O के साथ चिपक गया, O का ऑक्सीजन इसके साथ चिपक गया। यही होता है ना सिंपली केमिकल रिएक्शन में। बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। यही होता है सिंपली केमिकल रिएक्शन में। कोई भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है और कोई भी एटम बनाया नहीं जाता है केमिकल रिएक्शन में। केवल बॉन्ड टूट जाएगा और नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब भाई बात है कि तो फिर ये क्या है? ये जो हम यहां पर अपने सामने देख रहे हैं, ये जो हमारा रिएक्शन शो कर रहा है, इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम है। वो नाम क्या है? वो नाम है स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन में बोल रहा हूं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब कि ये हमें सिर्फ बेसिक जानकारी दे रहा है। क्या बेसिक जानकारी? कि भाई Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, बस इतना ही जानकारी दे रहा है। अब कितने एटम Mg के रिएक्ट करेंगे, कितने एटम ऑक्सीजन के रहेंगे, कितना एटम बनेगा, ये जानकारी हमें ये क्लियरली नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्केलेटल आपका केमिकल इक्वेशन। और ये आपका सिंपली जानकारी देगा कि भाई Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बनाता है। ठीक है, तो भाई इसके बाद अब आता है बारी कि भाई हमारा कंप्लीट जानकारी कैसे मिलेगा? तो कंप्लीट जानकारी देता है हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने का मतलब क्या? मतलब कि जितना हमारा एटम लेफ्ट हैंड साइड में है, जितने रिएक्टेंट्स के एटम हैं, उतने ही हमारे प्रोडक्ट के एटम अगर हैं, दोनों बराबर हैं, तो वो क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है? कि एक्यूरेटली वो शो कर रहा है कि कितने ऑक्सीजन एटम और कितने मैग्नीशियम एटम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और कितना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का एटम है। कंप्लीटली हमारा नॉलेज, हमको एक्यूरेट नॉलेज हमें मिल रहा है। तो ये हमारा रियल में रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन का।
ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक रूल है, उसके आधार पर उसको फॉलो करते हुए। और यहां पर सिंपली इसका कहने का मतलब क्या यही है कि भाई नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। यानी कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी के एटम्स की संख्या बराबर रहेगी रिएक्शन से पहले भी और रिएक्शन के बाद भी। जैसे अगर यहां पर कहा जा रहा है तो मैग्नीशियम के मान लीजिए कि 2 एटम हैं तो बाद में भी 2 एटम रहेंगे, ऑक्सीजन के 2 हैं तो आपका इधर भी ऑक्सीजन के 2 रहेंगे। समझ गए? तो Mg का ना तो यहां आके 1 हो जाएगा और ना ही ऑक्सीजन का यहां आके 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऑक्सीजन 2 पहले भी तो बाद में भी 2, मैग्नीशियम पहले 2 तो बाद में भी 2, पहले 3 तो बाद में भी 3। मतलब क्या, रिएक्शन से पहले भी हर एक एलिमेंट का आपका जो एटम है उसकी संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए पहले और बाद में। ठीक है। अब यहां पर इसको शॉर्ट में देखें तो हमारा वर्ड इक्वेशन क्या हो गया। वर्ड इक्वेशन का एग्जांपल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक्टिविटी 1.3 का आपका वर्ड इक्वेशन है, ऊपर हमने बता दिया, दिखा दिया था आपको। ठीक है, 1.3 का आपका वर्ड इक्वेशन है। जिंक जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जिंक सल्फेट बनाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस आपका निकलता है। ठीक है। अब यहां पर इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के रूप में Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। ये क्या हो गया, ये आपका इसी तरीके से इसी आपके जिंक का केमिकल फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला, जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला और हाइड्रोजन के केमिकल फॉर्मूला को लिख के हमने क्या कर दिया, केमिकल इक्वेशन बना दिया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जामिन करते हैं कि क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस है। अगर नहीं बैलेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। मतलब हम सीखने वाले हैं कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो ये अब जरा सा देख लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पर जरा सा चेक कीजिए, यहां पर चेक क्या करना है, चेक ये क्या करना है कि हमारा ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन से पहले मतलब इस LHS में और RHS में हमारे जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके एटम की संख्या कितनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, 1 है, और राइट हैंड साइड में कितना है, 1 है। तो भाई ये तो बराबर है हमारा, तो फिर हमें इसका टेंशन नहीं लेना है। हमारा हाइड्रोजन पहले भी 2 था, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है और हमारा प्रोडक्ट में भी 2 है, तो ये भी क्या है, बराबर है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। यहां पर S यानी कि जो हमारा सल्फर है वो क्या है, वो हमारा पहले भी 1 है और बाद में भी 1 है, तो ये क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ऑक्सीजन पहले भी 4 और अब भी 4, मतलब क्या, बराबर है। ये मतलब यानी ये जो रिएक्शन है ना, ये हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है और ये हमें एक्यूरेट नॉलेज दे रहा है कि भाई कितना हमारा एटम जिंक का लगेगा, कितना हाइड्रोजन लगेगा, कितना आपका SO4 लगेगा, कितना ऑक्सीजन लगेगा, कितना हाइड्रोजन, सभी चीजें हमें क्या मिल रही हैं, एक्यूरेट नॉलेज मिल रही है। ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, जब भी आपको अपना केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होगा तो इसी तरीके से आप चेक कीजिएगा। अब यहां पर क्या करते हैं, दूसरा केमिकल इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक तरफ क्या हो गया, LHS हो गया, यहां पर RHS हो गया। अब चलिए इसका चार्ट बनाते हैं। तो चार्ट में हमारे पास सबसे पहले तो लिस्ट कर लेते हैं कि भाई देखो हमारे पास कौन कौन से एटम्स हैं, मतलब कौन कौन से एलिमेंट हैं। सबसे पहले Fe है, ठीक है, आयरन। इसके बाद हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, यही 3 है। ठीक है, तो यहां पर आपका LHS और RHS हो गया। Fe इधर कितना, 1 है, लेकिन RHS में क्या है, 3 है। हाइड्रोजन यहां पर कितना, 2 है, और RHS में कितना है, 2 है, क्योंकि यहां देखिए 2 है, यानी 1 आपको कुछ नहीं रहेगा मतलब 1, कुछ रहेगा तो मतलब 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देना है। इसके बाद ऑक्सीजन हमारा LHS में क्या है, 1 है, और RHS में क्या है, 4 है। तो भाई मामला तो पूरा गड़बड़ है, हम लोग को Fe भी बैलेंस करना है और ऑक्सीजन भी बैलेंस करना है। तो अब क्या करते हैं, हम लोग बैलेंसिंग को सीखते हैं। बैलेंसिंग करते कैसे हैं ये सीखते हैं।
ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखिए आपका जो एनसीईआरटी का तरीका है, मैं यहां पर सिर्फ वही बताने वाला हूं, और इसके अलावा एक और मैं आपको अलग से वीडियो करूंगा जिसमें मैं आपको अलग से ये पूरा प्रोसेस भी सिखा दूंगा, और साथ में आपको क्या करूंगा, शॉर्टकट भी सिखा दूंगा कि शॉर्टकट किस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा, और साथ में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जब भी मैं वो आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा, आपको ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, बॉक्स इस तरीके से बनाने हैं। बॉक्स क्यों बनाने हैं भाई, तो देखिए Fe यहां पर हमने बॉक्स बना दिया, H2O बॉक्स बना दिया, Fe3O4 बॉक्स बना दिया, H2 यहां पर बॉक्स बना दिया। ये आपको बॉक्स बना लेना है, और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। आपको जब भी कुछ लिखना है बॉक्स के पहले लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5, कुछ भी लिखना है आपको बॉक्स के पहले लिखना है। लेकिन यहां पर सवाल आता है कि ऐसा क्यों करना है, तो ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अगर आप H2O के बाद अगर यहां पर 2 अगर लिख देते हैं, मान लीजिए कि यहां पर H2O है और हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहां 2 लगा दिया, तो ये तो हमारा नया चीज ही बन गया। वो फिर H2O नहीं है, वाटर नहीं है, वो दूसरा चीज है वो, और हमारा ये पूरा इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। तो ये हमें नहीं करना है। ये हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें मॉलिक्यूल्स के नंबर में चेंज करना है, मॉलिक्यूल्स के नंबर में बदलाव करना है। हमें मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर में यहां पर चेंज नहीं करना है। तो मॉलिक्यूल्स का नंबर हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये एक मॉलिक्यूल है, यहां पर कुछ नहीं है, मतलब पहले एक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके पहले एक की जगह पर 2 लिख देंगे यहां पर 2, या फिर अगर हमारे पास 3 ऐड करना है तो यहां पर 3 लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, जब भी बैलेंसिंग करना है तो यह ध्यान रखना है कि हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करना है। यहां पर Fe3O4 है, इसके जगह पर अगर हमने 5 लिख दिया, इसका मतलब ये अब दूसरा चीज बन गया, ये हमारा रिएक्शन नहीं है, ये कुछ दूसरा चीज हम बना रहे हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप बैलेंसिंग कीजिए तो बैलेंसिंग में आपको इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में चेंज नहीं करना है, लेकिन कितने मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं ये आपको चेंज करना है। मतलब यहां पर 1 मॉलिक्यूल कि 2 मॉलिक्यूल कि 3 मॉलिक्यूल कि 4 मॉलिक्यूल, ये आप भले ही चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हमने ऊपर जो ये चार्ट बनाया था उसी के बाद, तो यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, यहां पर हमारा चार्ट बना हुआ है। हमने क्या देखा कि Fe हमारा अनबैलेंस्ड है क्योंकि LHS में 1 है, RHS में 3 है, हाइड्रोजन हमारा LHS में 2 है, RHS में 2 है, ये बैलेंस्ड है, और ऑक्सीजन हमारा क्या है, 1 है और 4 है, अनबैलेंस्ड है। तो अब हमें बैलेंस करना है, तो सबसे पहले हम लोग किसी एक को पकड़ते हैं और उसको बैलेंस करने की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहां पर आपको एनसीईआरटी कहता है, या फिर इसमें जो प्रोसेस दिया गया उसमें कहा गया है कि आपके लिए सबसे आसान होगा क्या, कि जिसमें सबसे ज्यादा है आपको एटम्स, उसी को सबसे पहले आप पकड़कर क्या कीजिए, बैलेंस कीजिए। तो यहां पर हमारे सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा है हमारे पास ऑक्सीजन का। तो यहां पर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। तो हमारा रिएक्शन क्या था, Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2, ये हमारा रिएक्शन है। तो हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यहां पर 4 ऑक्सीजन है, यहां पर 1 ऑक्सीजन है, तो हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब क्या, हमें 4 मॉलिक्यूल लेने होंगे H2O के। किसके 4 मॉलिक्यूल, H2O के 4 मॉलिक्यूल लेने होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 4 मॉलिक्यूल ले लेंगे। 4 मॉलिक्यूल हमने ले लिया, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 इस तरीके से लिख दिया। तो ये एक तरीके हो गया बैलेंस का, हमने क्या किया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब यहां पर बारी आई कि जब हमने इस तरीके से 4 लिख दिया, 4 लिखने से प्रॉब्लम हमारे सामने आ गया। क्या प्रॉब्लम आया भाई, प्रॉब्लम ये आया कि अब हमारे पास कि जब हमने 4 मॉलिक्यूल ले लिए तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा अब अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हो गए, 4 मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल में आपके 2 एटम्स हाइड्रोजन के, तो कुल मिलाकर 8 हो गए। इधर 8 हो गए, इधर हमारे कितने हुए, 2। तो हमें कितना और चाहिए, 6 और चाहिए। तो 6 और चाहने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इधर
बढ़ाना होगा हाइड्रोजन को, तो कैसे बढ़ाएंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम, तो हमको कितने मॉलिक्यूल लेने होंगे? 4 मॉलिक्यूल लेने होंगे, हर एक में 2, तो मतलब क्या हो गए? 8 हो गए। तो हम क्या करेंगे? अब इस तरफ भी 4 लिख देंगे। यहां पर हमने क्या किया? हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल ले लिए, हर एक में 2 हमारा एटम, तो 8 हाइड्रोजन यहां पर, 8 हाइड्रोजन यहां पर। ऑक्सीजन कितना? 4। यहां भी ऑक्सीजन कितना? 4। ठीक है, अब हमारे सामने क्या बचा? अब हमारे सामने आयरन बचा, Fe। तो Fe इधर 3 है, इधर 1 है, तो हम लोग को क्या करना है? अब Fe को बैलेंस करना है, यानी आयरन को बैलेंस करना है। इसका मतलब क्या? हमें 3 मॉलिक्यूल चाहिए इस तरफ। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही हमारा क्या है? एटम है आयरन का। ठीक है, तो यहां पर हम अगर 3 लिख दें तो हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे बैलेंस होगा? तो यहां पर यही हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस। कि हमने आयरन को बैलेंस करने के लिए 3 मॉलिक्यूल आयरन के लगेंगे, 4 मॉलिक्यूल H2O के लगेंगे, एक मॉलिक्यूल हमारा बनेगा, क्या बनेगा? Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनेगा, और इसके साथ ही हाइड्रोजन गैस के 4 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया? हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। और जब हम इक्वेशन को लिखेंगे तो ऐसा हमारा इक्वेशन बनेगा, और यही हमारा क्या होगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होगा। तो इसमें हमें एक्यूरेट नॉलेज मिल रहा है कि कितने हमारे आयरन के मॉलिक्यूल्स लगे, कितने हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स लगे, कितने हमारे आयरन ऑक्साइड के मॉलिक्यूल बने, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल रिलीज हुए। ठीक है, अब यहां पर हमें पूरा पता चल गया कि भाई बैलेंस्ड हो गया हमारा इक्वेशन। लेकिन क्या ये कंप्लीट नॉलेज हमें देता है? जी नहीं, कंप्लीट नॉलेज नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? उसका रीजन ये है कि यहां पर हमें नहीं पता है कि हमारा जो रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन में हमारा आयरन सॉलिड था या गैस था, वाटर हमारा लिक्विड था, गैस था, सॉलिड था। ये हमारा बना तो भाई लिक्विड बना कि गैस बना, हाइड्रोजन गैस बना कि लिक्विड बना, हमें कुछ जानकारी नहीं है। हमें बस पता है कि क्या लगा और क्या बना। तो अब हमें बैलेंस करना है, तो हम बैलेंस करने के लिए फिजिकल स्टेट को लिखेंगे। जैसे यहां पर आपको क्या किया गया है? फिजिकल स्टेट को मेंशन किया गया है। आयरन क्या था? सॉलिड था। H2O क्या था? गैस था, मतलब स्टीम के रूप में था। इसके अलावा स्टीम बोल रहा हूं, वेपर के रूप में था। ठीक है, इसके बाद Fe3O4 सॉलिड बना, हाइड्रोजन गैस गैस के रूप में रिलीज हुआ, हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हुआ। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ? इस तरीके से हमारा पूरा रिएक्शन हो गया, हमें काफी जानकारी मिल गई। लेकिन इसके अलावा और भी जानकारी कई बार देखने को मिलती है हमें रिएक्शन में। जैसे कि अगर कहीं पर प्रेशर लग रहा है तो कितना प्रेशर हमारा दिया गया रिएक्शन के लिए, हमारा रिएक्शन होने के लिए कुछ चीजें अगर हमारी जरूरत हैं, कुछ चीजों के प्रेजेंट में रिएक्शन हो रहा है, तो वो भी हम लिखेंगे। जैसे ये यहां पर हमारा क्या रिएक्शन है? ये हमारा आपका रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। तो यहां पर क्या है? CO2 की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, लेकिन रिएक्शन होने के लिए सनलाइट इंपॉर्टेंट है। बिना सनलाइट के रिएक्शन नहीं होगा। क्लोरोफिल भी इंपॉर्टेंट है, बिना क्लोरोफिल के हमारा रिएक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों लिखना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट कैसा बना? लिक्विड बना, गैस बना, एक्वस बना, तो एक्वस बना। हमारा O2 निकला, ऑक्सीजन, तो वो किस फॉर्म में निकला? हाइड्रोजन वाटर निकला, तो किस फॉर्म में? सारी जानकारी हमें रिएक्शन में मिल जा रही है। इस रिएक्शन को होने के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के रिएक्शन को होने के लिए हमें प्रेशर लगाना पड़ता है, तो कितना प्रेशर लगाना पड़ता है? सारी जानकारी हमें इन चीजों से इस रिएक्शन में ही मिल गई। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं जिसमें कि हमें सारी जानकारी मिल जाती है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को भी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहां से भी उठाकर दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और हम आगे आ जाते हैं अपने चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, और वो क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के अब हमें प्रकार पढ़ने हैं। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है कि तब एटम्स जो होते हैं एक एलिमेंट के, वो दूसरे एलिमेंट के एटम में नहीं बदलते हैं, ना ही एटम्स जो है वो डिसअपियर होते हैं मिक्सचर से, बल्कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है?
बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं एटम्स के बीच में, और बॉन्ड्स के बारे में आप चैप्टर 3 चैप्टर 4 में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे सामने क्या आ गया, हमारे सामने आ गया अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहां से आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन शुरू होंगे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला हमारे सामने रिएक्शन कौन सा है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है ये आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। नाम क्या है, कॉम्बिनेशन। मतलब क्या होगा, मतलब कंबाइन होगा। क्या कंबाइन होगा भाई, रिएक्टेंट कंबाइन होगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपली अगर हम देखें इसका डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन एनसीईआरटी के हिसाब से क्या कहता है, अ रिएक्शन इन विच a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction। मतलब कि दो आपके रिएक्टेंट मिलकर एक आपका प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रकार का आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। दो के जगह पर तीन भी हो सकते हैं और चार भी हो सकते हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि आपको ये सारे कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर एग्जाम्पल आपका आपके सामने दिया गया है। आपका एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, COOH का होल 2, जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, बनता है। और यहां पे ये जो रिएक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो एग्जामिनेशन में आपका क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि भाई देखो, हम लोग क्या करेंगे, क्विक लाइम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, स्लेक्ट लाइम बनेगा। इसको आपको अलग तरीके से हॉट्स के रूप में भी पूछ देता है कि जो हम अपने घर में चूना आपको पुताई के लिए यूज करते हैं, वो आपको जब पानी में डाला जाता है तो क्या बनता है, COOH का होल 2 बनता है और इसी को पुताई के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जो आपके घर में अगर चूने का पुताई कहीं हुआ होगा तो वहां पर जो आप चूना यूज करते हैं वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, CaO हो गया। उसको पानी में डालते हैं तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, और बाद में जो आपका एक लिक्विड फॉर्म में बनता है जो कि पानी में मिक्स हो जाता है चूना, वो आपका क्या बनता है, CaOH का होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये आपका रिएक्शन ध्यान रखिएगा, इसके सारे एस्पेक्ट ध्यान रखिएगा, इसके नाम भी ध्यान रखिएगा। क्विक लाइम क्या होता है, CaO होता है, स्लिक लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो रिएक्शन है इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में वही चीज हो रहा है जो कि हमने ऊपर कहा। ऊपर क्या कहा कि आपके दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। यहां पर आपका कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है आपस में कंबाइन हुआ और क्या बना, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है, ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। अब यहां पर यही रिएक्शन आपका एक्टिविटी 1.4 में दिया गया है कि आप लोग क्या कीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड लीजिए या फिर क्विक लाइम लीजिए बीकर में, इसमें वाटर ऐड कीजिए और देखिए कि क्या आपको बदलाव देखने को मिलता है। बदलाव क्या देखने को मिलेगा, यहां पर टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड आपका नीचे इस तरीके से प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ जाएगा। ठीक है, और इसको फिर हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और फिर हम यूज करेंगे हमारा पुताई के लिए। ठीक है, अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर ये जो आपका रिएक्शन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनता है। इसी को आप, ये जो रिएक्शंस मैं बता रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन ये ऊपर वाला और ये वाला बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है, कई बार आ चुका है। यहां पर ये पूरा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये रिएक्शन भी ध्यान में रखिएगा, साथ में ये जो यहां पर कहानी बताई गई है ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आगे चलते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चलने से मैं यहां पर बता दूं कि ऊपर मैंने क्या कहा, ऊपर मैंने कहा कि देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका यूज होता है पुताई के लिए, घर में, कि घर में जो चूने की पुताई होती है उसमें यूज होता है। लेकिन जब ये जो पुताई वाला CaOH का होल 2 है,
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब ये पुताई के बाद दीवार पर चिपक जाता है तो वो एटमॉस्फेयर के CO2 के साथ रिएक्शन कर जाता है उसके बाद भी, और फिर क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में वाटर आपका रिलीज होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कोल को जब हम बर्न करते हैं, कोयले को जब हम जलाते हैं तो कार्बन, कोयला क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके वाटर का निर्माण करते हैं, H2 और O2, H2O बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर सिंपल भाषा में कहें तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस, वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कंबाइन करता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहां पर एक और प्रकार का रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और इसके अलावा इसके जैसा ही एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों क्या होते हैं, तो देखिए यहां पर ऊपर हमने रिएक्शन देखा, कौन सा रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, क्विक लाइम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो स्लेट लाइम बनता है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा हीट भी जनरेट होता है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो, बहुत ज्यादा क्या मतलब, हीट जनरेट अगर होता है रिएक्शन के दौरान, तो हमारा क्या होता है, वो रिएक्शन एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या मतलब हो गया, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विथ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, समझ गए। एक्सोथर्मिक का दूसरा एग्जांपल, आप जब कोयला जलाते हैं तो क्या होता है, कोयला आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा हीट भी तो मिलता है हमें, ठीक है। उसी तरीके से जो यहां पर हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लेकिन वो पानी खूब उबलता भी तो है, वो क्या है, एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दूसरे एग्जांपल क्या हो सकते हैं, आपका नेचुरल गैस का बर्निंग, यानी कि जो आपके घर में चूल्हा जलता है, गैस वाला चूल्हा जलता है, उसमें क्या होता है, CH4 होता है, मीथेन होता है, और साथ में ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस में आपका क्या होगा, हीट जनरेट होगा, ठीक है। इसके अलावा आपके शरीर में एक प्रोसेस होता है, वो उसको क्या हम कहते हैं, रेस्पिरेशन आपका प्रोसेस जो है उसको हम बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है ना, ये भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी मिलती है वो इसी रेस्पिरेशन प्रोसेस के जरिए मिलती है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे कहा जा रहा है, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम लोगों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और हमें ये एनर्जी मिलती कहाँ से है, ये एनर्जी हमें फूड से मिलती है जो कि हम खाते हैं, और डाइजेशन के दौरान जो फूड है वो उसको ब्रेक कर दिया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, मतलब छोटे छोटे सब्सटेंसेस में ब्रेक कर दिया जाता है, जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, जो भी चीज़ें हैं वो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर दिया जाता है ग्लूकोज में, और ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ सेल में जाकर कंबाइन करता है, और एनर्जी हमें देता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है, और ये प्रोसेस आपको चैप्टर 6 में पढ़ना है, मैंने बोला बायोलॉजी में पढ़ना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, इसका रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, C6H12O6 जो कि है ग्लूकोज, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनेगा, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, और साथ में काफी एनर्जी रिलीज होगा, और इसी एनर्जी पर हम सरवाइव करते हैं। अब यहां पर बात आता है कि भाई ये रिएक्शन के दौरान एनर्जी बनता कहां से है, रिलीज कहां से होता है। तो भाई बात है कि देखो रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा कि भाई बॉन्ड बनते हैं और बॉन्ड ब्रेक होते हैं। रिएक्शन में जैसे अगर हमने देखा कि CaO प्लस H2O है तो CaOH का होल 2 ये बना, तो ये कैसे हुआ, तो Ca और O के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, H और OH के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, और यहां पर नया बॉन्ड जनरेट हो गया। तो इसी बॉन्ड के टूटने की वजह से और बॉन्ड बनने की वजह से या तो एनर्जी रिलीज होगा या एनर्जी उसको चाहिए होगा। अगर बॉन्ड टूटने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा है तो हमें ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लेकिन अगर बॉन्ड बनने में ज्यादा एनर्जी चाहिए
तो वो एंडोथर्मिक होगा। उसको क्या चाहिए? एनर्जी, बाहर से एनर्जी चाहिए। ठीक है, इसी वजह से हम देखते हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर एनर्जी हमें मिलता है, रिएक्शन हुआ, हमें एनर्जी मिला। कार्बन, कोयला जब हम जलाते हैं तो एनर्जी मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो C+O2 जो हमारा बनने के दौरान, CO2 बनने के दौरान जो हमारा रिएक्शन हुआ, वहां पर बॉन्ड बना, जो उसमें एनर्जी काफी रिलीज होगा। तो यहां पर क्या हुआ? एनर्जी रिलीज हुआ, इसलिए हमें प्राप्त हुआ। लेकिन अगर एनर्जी चाहिए बाहर से बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो वेजिटेबल जो होते हैं, सड़े गले वेजिटेबल होते हैं, वो जब डिकम्पोज होते हैं तो वो डिकम्पोजिशन भी एक प्रकार का एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। यानी क्या होता है? हीट रिलीज होता है। अब यहां पर हम बोलेगा सर ये पढ़ रहे थे कहां हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और आ गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो भाई दोनों पढ़ने हैं, एक्सोथर्मिक भी पढ़ना है, वो एक प्रकार का कॉम्बिनेशन ही है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन वो क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है ये हम जरा सा देखने वाले हैं। तो सिंपल भाषा में कहें तो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन। मतलब क्या? कॉम्बिनेशन में क्या था? दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट थे, वो मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हमारा एक रिएक्टेंट है और वो टूटकर कई सारे प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल में रिएक्शन क्या है? एग्जाम्पल आपके सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो फेरस सल्फेट है, इसको अगर हम हीट दें तो ये आपको 3 हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन ये रिएक्शन जो है ना, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। क्योंकि आप अगर यहां पर ऊपर देखते हैं तो यहां पर जरा सा ऊपर देखिए, एक्टिविटी 1.5, इससे जुड़ा हुआ ये रिएक्शन है। यहां पर क्या कहा जा रहा है? यहां पर कहा जा रहा है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हमें लेने हैं और इसको क्या करना है? इसको हमें हीट देना है। अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल क्या होता है? फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है FeSO4.7H2O। अब इसको अगर हम हीट करेंगे, हीट के लिए ट्राइंगल साइन हम देते हैं एरो के ऊपर, इसको अगर हम हीट करेंगे तो इससे पहले 7H2O अलग हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, यानी कि वाटर लूज कर जाएगा। उसके बाद जो ये FeSO4 बचा, FeSO4 जो है वो, उसमें अगर हीट मिलता रहा उसको, तो ये फिर इस तरीके से फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछता है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को अगर हम हीट देंगे तो क्या बनेगा, या फिर इसका पूरा रिएक्शन आपको ध्यान बताना होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, फेरस सल्फेट, यहां पर एक चीज, फेरस सल्फेट ये है और फेरस सल्फेट क्रिस्टल ये है, ये दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो यहां पर आपको ये क्या है? ये एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्या हुआ? हमने हीट दिया, उससे क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट था, एक हमारा रिएक्टेंट था, वो टूटकर कई हिस्सों में टूट गया और यही क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। ठीक है, तो यहां पर आगे बढ़े तो आगे एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको यहां पर पढ़ना है। वो क्या है? वो है कैल्शियम कार्बोनेट का, यानी कि CaCO3, जिसको कि लाइम स्टोन के नाम से भी हम जानते हैं। इसका भी आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन ध्यान में रखना होगा। और ये रिएक्शन जो है ना, ये ऊपर जो हमने एक रिएक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हम पुताई जिससे करते हैं, इस रिएक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे? ऊपर हमने देखा CaO प्लस H2O, आपका CaOH का आपका होल 2 बना, CaOH का होल 2। अब यहां पर ये CaOH का होल 2 यहां पर आ गया और फिर ये CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बन गया। ठीक है, लेकिन CaCO3 आगे जाकर फिर से डिकम्पोज होकर क्या बन जाएगा? क्विक लाइम बन जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर कि CaCO3, जिसको कि लाइम स्टोन कहते हैं, इसको जब हम हीट देंगे तो ये टूट जाएगा CaO यानी क्विक लाइम और CO2 में। ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और वो ऊपर जो दो रिएक्शन बताए और ये एक रिएक्शन, तीनों एक साथ ध्यान में रखिएगा, तीनों एक सीरीज के फॉर्म में फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर क्या कहा जा रहा है? इसके बहुत सारे यूजेस हैं सीमेंट वगैरह में, ये सब ठीक है, लेकिन यहां पर ये एक प्रकार का कैसा डिकम्पोजिशन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन
जिसमें हमें रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, थर्मल एनर्जी देना पड़ता है। और इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो आपका एक्टिविटी 1.6 में है। यहां पर कहा जा रहा है कि आप 2 ग्राम लीड नाइट्रेट पाउडर लीजिए बॉइलिंग ट्यूब में, और यहां पर क्या कीजिए, बॉइलिंग ट्यूब को आप क्या कीजिए, टोंग्स की मदद से पकड़िए। टोंग्स एक तरीके का चम्मच हम चिमटा हम कह सकते हैं। और यहां पर बात है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आप चेंजेस को नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर लीड नाइट्रेट हम क्या कर रहे हैं, लीड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं। अब यहां पर लीड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, तो यहां पर कहा जा रहा है यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, ब्राउन धुएं निकलेंगे। और ये जो धुएं होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, ये किस चीज के हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के हैं। रिएक्शन क्या होगा, लीड नाइट्रेट PbNO3 का होल 2, ये इसको हीट करेंगे तो लीड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ गए, ये भी ध्यान में रखिएगा। मैंने कहा ना कि इस चैप्टर के रिएक्शंस बहुत सारे हैं, रिएक्शंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चल के और आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल, और यहां पर आपका ये है आपका एक्टिविटी 1.7। इसमें सिंपली आपको इलेक्ट्रोलिसिस बताया गया है, आपका किस चीज़ का, वाटर का। यहाँ पर ये प्रोसेस है, इसमें हम लोग को क्या करना है, शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पर दो आपको क्या करना है, रबर स्टॉपर्स लेने हैं, और ये आपको ग्रेफाइट रोड 2 लेने हैं, उसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है, और यहाँ पर जो वाटर है वाटर ले लेना है, और वाटर की मदद से आपको वाटर में आपको H2O का क्या करना है, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। अब यहाँ पर यही चीज़ कहा कि देखिए जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं उसको 6 वोल्ट से कनेक्ट कर दीजिए, मग को फिल कर दीजिए वाटर से, इलेक्ट्रोड पूरे डूबे हुए होने चाहिए, और इसके साथ ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए, और करंट को ऑन कर दीजिए। और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर एक और चीज़, 2 आपको टेस्ट ट्यूब लेने हैं जो कि वाटर से भरे हों, और वो उनको इन्वर्ट कर दीजिए कार्बन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पर बबल्स बनेंगे दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, और ये बबल जो हैं ये वाटर को टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्प्लेस कर देंगे, और यहाँ पर ये जो गैस कलेक्ट होगा ये दोनों में आपको बराबर होगा या कम ज़्यादा होगा, ये आपको चेक करना है। यानी कि देखिए ये इलेक्ट्रोड लगाया हमने, इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके ये टेस्ट ट्यूब हमने ढक दिया इसको, और पूरे बीकर में हमने पानी भर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, एक में आपका हाइड्रोजन जमा हो जाएगा और एक में ऑक्सीजन जमा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई H2O जो वाटर है उसमें 2 ही कंटेंट होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, और दोनों अलग अलग आपके क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। यानी कि H2O से क्या बन जाएगा, H और O बन जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से रिएक्शन है, इसको छोड़कर मतलब शॉर्ट में निपटाकर आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्टिविटी 1.8। वो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड ले रहे हैं, चाइना डिश में हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, इसको सनलाइट में हमने रख दिया थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर इसको हमने ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्व से हमें क्या पता चला, हमने देखा कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये ग्रे कलर का हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो सिल्वर क्लोराइड है ये आपका डिकम्पोज कर जाता है सिल्वर और क्लोरीन में, यानी कि 2AgCl हो गया इसको सनलाइट के प्रेजेंस में। यानी सनलाइट क्या है, एनर्जी है, सिंपली कहें तो क्या है, हीट है, और ये क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया Ag + Cl2। ये भी आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझ गए। इसके बाद आ जाता है अगला है आपका सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। AgBr है, इसको सनलाइट दिया और Ag और Br2 के रूप में ये टूट गया। और यहां पर ये आपको ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन आपका यूज होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स को एक तरीके से निर्माण में, फॉर्मेशन में। अब यहां पर कहा जा रहा है कि व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब किस प्रकार का एनर्जी यूज हो रहा है। तो भाई हम लोग बाहर से एनर्जी कई फॉर्म में दे रहे हैं, कहीं पर हम लोग हीट दे रहे हैं, कहीं पर लाइट एनर्जी सनलाइट के रूप में एनर्जी दे रहे हैं, कहीं पर किसी और तरीके से भी हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होते हैं, कई सारे ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जो कि
एनर्जी उनको चाहिए होती है, या तो हीट के रूप में, या तो लाइट के रूप में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, ताकि रिएक्टेंट को तोड़ा जा सके। और यहां पर सिंपली आपका आ जाता है कौन सा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने ऊपर भी बात की थी। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हमें रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए या फिर रिएक्शन करवाने के लिए बाहर से एनर्जी देना होता है। सिंपली कहें तो रिएक्टेंट जो होता है वो रिएक्शन करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और ये इस प्रकार का रिएक्शन आपका होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्शन होगा तो एनर्जी हमें मिलेगा, और एंडोथर्मिक में क्या होगा, रिएक्शन होगा तो हम एनर्जी देंगे। तो ये हो गया आपका दो प्रकार का हीट के बेस्ड पर, एनर्जी के बेस्ड पर रिएक्शन। अब यहां पर एंडोथर्मिक कई प्रकार के हो सकते हैं, हीट यानी थर्मल एंडोथर्मिक रिएक्शन, या फिर लाइट बेस्ड, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड, कई तरीके से हम एनर्जी दे सकते हैं। अब यहां पर ये एक एक्टिविटी दी गई है, कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, इसको भी आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे आता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कहा ना कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ये पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। यही क्वेश्चन आपको, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिल जाता है। ये क्वेश्चन कहां से आ गया, यहां पर ये क्वेश्चन आ गया, यहां से, ये वाला पार्ट से ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है यहीं से, ठीक है। तो यही क्वेश्चन या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, इसलिए सारे रिएक्शन को आप ध्यान में रखिए, समझ गए। और ध्यान में रखिए उसका शॉर्ट नाम या फिर नॉर्मल नाम जिस नाम से पुकारा जाता है वो भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपका रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा नाम वैसा काम, जो ये रिएक्शन नाम का है वही इसका काम भी है। इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली कहें तो रिएक्टेंट जो है उसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को रिप्लेस कर देगा, यही होगा इस रिएक्शन में। अब यहां पर आपको क्या है, एक एक्टिविटी दी गई है, सिंपल एक्टिविटी है, बहुत ही आसान है, मैं आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं। यहां पर ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में आपको एक सॉल्यूशन लेना है कॉपर सल्फेट का, यानी CuSO4 का आपको सॉल्यूशन लेना है। उसमें आयरन नेल यानी कि आपको क्या कर देना है, Fe, आयरन की कांटियां आपको लटका देनी है धागे की मदद से। अब यहां पर यह रिएक्शन क्या करना है, करना क्या है, रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। अब इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन में जो आपका Fe है और यहां पर CuSO4 है, ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो जो Fe है ना, ये इस CuSO4 में से Cu को रिप्लेस कर देगा। अब बोलेगा सर Cu को क्यों रिप्लेस कर देगा, तो भाई सिंपल सा बात है कि जो Fe है वो पावरफुल है, Cu कमजोर है। ऐसा कैसे, ये कैसे बात है भाई बात। तो भाई बात कैसे, ताकतवर और कमजोर कैसे तय होगा, तो भाई बात है कि जो ज्यादा रिएक्टिव है वो ज्यादा ताकतवर है, और जो कम रिएक्टिव है वो कम ताकतवर है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, रिएक्टिविटी सीरीज ध्यान में रखना होगा कि कौन सा मेटल या फिर कौन सा हमारा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन किसको रिप्लेस करेगा। तो Fe यहां पर ज्यादा रिएक्टिव है, CuSO4 में Cu जो है वो कम रिएक्टिव है, इसलिए Fe Cu को रिप्लेस कर देगा और Cu को बाहर धकेल देगा। सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, FeSO4 का सॉल्यूशन बन जाएगा, और Cu जो है आपका बेस में बैठ जाएगा रिएक्शन के दौरान, ठीक है। अब यहां पर ये रिएक्शन में क्या होगा, जो आयरन है वो इस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, और इस सॉल्यूशन में जो आपका Cu है, कॉपर है, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर यही चीज आपको दिखाया गया है यहां पर कि देखिए आयरन नेल है, और ये आपको जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से निकाला गया तो इसका कैसा शेप हो जाएगा, और इसके बाद ही आपको आगे कैसा हो जाएगा, ठीक है। आयरन नेल्स एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंपेयर्ड बिफोर एंड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से पहले या एक्सपेरिमेंट के बाद, एक्सपेरिमेंट से पहले एक्सपेरिमेंट के बाद, दोनों में चेंज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे कहा जा रहा है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, और यही रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सिंपल डेफिनेशन आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं कि भाई ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को रिप्लेस कर देता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। आगे कुछ दूसरे एग्जांपल यहां पर दिए गए हैं। दूसरे एग्जांपल कौन कौन से हैं, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu। लेकिन Cu को देखो यार कितना बेचारा है कि सबको इसको धक्का मार के निकाल देता है हर जगह से। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखिए।
वो ध्यान में रखिए कि भाई रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन किसको रिप्लेस कर सकता है ये आपको वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पर यही चीज कहा जा रहा है, जिंक एंड लीड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर एंड इट्स कंपाउंड। सिंपल सा बात है। आगे आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज होता है। थोड़ा सा चेंज क्या होता है, हमने ऊपर क्या देखा कि भाई एक ए जो है वो बी को रिप्लेस कर देता है, समझ गए, एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को रिप्लेस कर देता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि भाई ये दो रिएक्टेंट अगर है ना तो दोनों एक दूसरे के स्पेस को, प्लेस को बदल लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं सीट। ये होता है आपका सिंपल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जैसे यहां पर ये रिएक्शन हम देखें, सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहां पर बेरियम जो है वो सोडियम का जगह ले लेगा और सोडियम जो है वो बेरियम का जगह ले लेगा। जैसे Na2SO4 है तो यहां पर क्या हो गया, BaSO4 हो गया। यहां पर BaCl2 है तो यहां पर NaCl हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब कि Na ने Ba का जगह ले लिया और Ba ने Na का जगह ले लिया, सोडियम ने बेरियम का जगह ले लिया, बेरियम ने सोडियम का जगह ले लिया, सीट दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, अपना पार्टनर बदल लिया। ये एक तरीके से हुआ क्या, हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर एक्टिविटी दी गई है उसी चीज की जो मैं यहां पर देख रहा हूं। यहां पर जो मैंने रिएक्शन बताया कि सोडियम सल्फेट का 3 मिलीलीटर सॉल्यूशन लीजिए टेस्ट ट्यूब में और दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर लीजिए बेरियम क्लोराइड, दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यही रिएक्शन मिलेगा जो कि मैंने आपको बताया कि दोनों एक दूसरे के जगह को बदल लेंगे। आप यहां पर रिएक्शन में ऑब्जर्व कीजिएगा कि क्या बनेगा, व्हाइट सब्सटेंस बनेगा जो कि वाटर में इनसॉल्यूबल है, बेस में बैठ जाएगा और ये क्या बनेगा, एक प्रकार का प्रेसिपिटेट बनेगा। अब यहां पर प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक तरीके का इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि लिक्विड में सॉल्यूबल नहीं होता है। और जिस भी रिएक्शन में इस प्रकार का प्रेसिपिटेट बनता है वो हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी एक प्रकार का रिएक्शन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसका एग्जाम्पल ये रिएक्शन है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछ दे तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात है कि ऐसा होता क्यों है, दोनों एक दूसरे के प्लेसेस को एक्सचेंज क्यों कर लेते हैं। तो उसका रीजन ये है कि यहां पर कि देखो जो BaSO4 का जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो बनता क्यों है, क्योंकि जो SO4 है और Ba है ये दोनों आपके आयंस बनते हैं। इस रिएक्शन के दौरान SO4 2- और Ba2+ आयंस बनते हैं और ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है। और जो दूसरे प्रोडक्ट हैं सोडियम क्लोराइड वो आपका सॉल्यूशन में ही घुले हुए रह जाते हैं। तो वैसे रिएक्शन जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, वो आपका क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो यहां पर डेफिनेशन में ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट्स मत लिखिएगा, यहां पर क्या लिखिएगा, आयंस लिखिएगा कि आयंस का एक्सचेंज होता है। SO4 क्या है, SO4 2- आयन है, Ba2+ क्या है, आयन है। ठीक है, अब यहां पर आपको कहा जा रहा है रिकॉल एक्टिविटी 1.2। मैंने ऊपर आपको कहा था कि 1.2 जो एक्टिविटी है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर हमने क्या किया था, लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को हमने क्या किया था, आपस में रिएक्ट कराया था और वहां पर क्या बना था, वहां पर आपका एक तरीके से रिएक्शन हुआ था। तो उस रिएक्शन को भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, रिएक्शन क्या हुआ था, रिएक्शन हुआ था PbNO3 का होल 2 प्लस Ki इक्वल टू PbI2 प्लस 2KNO3 सॉरी O3। ये हमारा रिएक्शन था, ये रिएक्शन था, ये रिएक्शन भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा रिएक्शन वो कौन सा है, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन हैं अलग अलग, और कहें तो एक ही रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीडेशन और रिएक्शन हो सकता है अलग अलग, हो सकता है कहीं पर ऑक्सीडेशन हो कहीं पर रिडक्शन हो, अलग अलग। लेकिन कई बार क्या होता है, ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं। ठीक है,
तो ये क्या होते हैं, इनको हम जरा सा देख लेते हैं। अब यहां पर सिंपली कहें तो यहां पर जब भी रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन, कोई भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन अगर ऐड होगा तो हम क्या कहेंगे, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अगर ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से अलग हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या, रिडक्शन हो रहा है, यानी कि आपका रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। अब जैसे यहां पर आपका एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.11, इसमें क्या कहा जा रहा है कि आप कॉपर पाउडर को क्या कीजिए, 1 ग्राम कॉपर पाउडर को हीट कीजिए। यहां पर क्या होगा, तो जब हम कॉपर को हीट करेंगे तो साथ में ऑक्सीजन क्या होगा, आपका ऐड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, CuO बन जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये एक प्रकार का, और इस Cu में क्या हुआ, O2 ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन यहां पर हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से क्या हो गया कि CuO है, यही जो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें अगर हम इसके ऊपर से हाइड्रोजन गैस को पास कर दें तो ब्लैक कोटिंग जो है, यानी कि जो हमारा बना था इस रिएक्शन में, जो हमारा ब्लैक लेयर बना था ऊपर, वो आपका ब्राउन हो जाएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि यहां से जो CuO में ऑक्सीजन था ना, ये ऑक्सीजन अलग हो गया और ये हाइड्रोजन के साथ अलग होकर H2O बन गया और Cu अलग हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकल गया, Cu से जुदा हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन क्या हुआ कि भाई ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन अलग हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर आगे क्या कहते हैं, यहां पर आपका ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूं। यहां पर आगे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है भाई, कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो कॉपर 3 ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन लूज कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है ये लूज कर रहा है ऑक्सीजन, यानी कि ये रिड्यूस हो रहा है, इज बीइंग रिड्यूस्ड, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। हाँ भैया, यहां क्या हुआ, ये वाला जो रिएक्टेंट है इसमें से तो ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमारा रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया। लेकिन जो H2 है इसमें तो भैया ये ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, ऐड हो गया तो क्या हो गया, यहां पर हमारा ऑक्सीडेशन भी तो हो गया एक साथ। मैंने कहा ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ भी हो सकते हैं, तो भाई ऑक्सीडेशन भी तो हुआ एक ही रिएक्शन में, रिडक्शन भी हुआ, ऑक्सीडेशन भी नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, ये रिएक्शन कहलाया रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट में क्या हो, ऑक्सीडाइज हो, और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो, तो वो रिएक्शन क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यानी दोनों सब्सटेंस, मतलब दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया। यहां पर यही देख सकते हैं, उसी रिएक्शन को अच्छी तरीके से समझाया गया है। Cu है, उससे आपका ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब रिडक्शन हो रहा है। H2 है, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यही आपका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं और यही रिएक्शन क्या कहलाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के दूसरे एग्जाम्पल, ऑक्सीजन देखिए यहां से यहां शिफ्ट हो गया ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, रेडॉक्स हो गया। Zn क्या हो गया, रिड्यूस हुआ, और वहीं जो हमारा कार्बन क्या हो गया, ये हमारा ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है। इसी तरीके से MnO2 में क्या है, ऑक्सीजन है, HCl में ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पर MnO2 में क्या हो गया, यहां पर ऑक्सीजन जुदा हो गया, अलग हो गया, MnCl2 बन गया, तो क्या हो गया, ये रिड्यूस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और यहां पर H2 ने क्या किया, ऑक्सीजन गेन किया, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। मतलब दोनों रिएक्शन एक साथ हुए तो क्या हो गया, हमारा रेडॉक्स रिएक्शन हो गया।
ठीक है, यहां पर यही कहा जा रहा है कि रिएक्शन 1.31 में कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ZnO इज रिड्यूस्ड। रिएक्शन 1.3 में HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2 वेयर इज MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। तो वो क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, दोनों एक साथ हो रहे हैं। लेकिन यहां पर एक और डेफिनेशन है, थोड़ा सा इस डेफिनेशन में आप चेंज कीजिए। क्या चेंज करना है भाई, चेंज ये करना है कि ऊपर ये जो हमने दोनों एग्जांपल देखे, इसके आधार पर एक और डेफिनेशन निकल के आता है, थोड़ा सा इसमें एडिशन हो जाता है डेफिनेशन में। क्या एडिशन होता है कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज कहा जाता है, कि मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। लेकिन कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है या फिर हाइड्रोजन गेन करता है तो हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। मतलब कि आपको क्या करना है, ऑक्सीजन गेन करना है या फिर हाइड्रोजन लूज करना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन गेन कर रहे हैं या फिर ऑक्सीजन लूज कर रहे हैं तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ गए, तो यहां पर हाइड्रोजन का भी कंसेप्ट है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, एग्जाम्पल यही होगा। ये इसमें यहां पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहां पर ये जो आपका Cl है, Cl क्या कर रहा है, हाइड्रोजन लूज कर रहा है। और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो दोनों चीज हो रही है एक साथ। तो यही वाला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा इसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। और डेफिनेशन पूछा जाएगा तो ये डेफिनेशन आपको लिखना होगा आपके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। इसी को अपने वर्ड्स में आप आसानी से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक, वो क्या है, टॉपिक नंबर 1.3, यानी कि टॉपिक क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो, सॉरी मेनली आपका ऑक्सीडेशन की बात की जा रही है। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी आपके दैनिक जीवन में आसपास ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से होती हैं, उसकी बात यहां पर की जा रही है। सबसे पहला क्या है, कोरोजन। तो भाई कोरोजन क्या होता है, जो आपके आसपास लोहा में जंग लग जाता है ना, वही कोरोजन, उसी कोरोजन की यहां पर बात की जा रही है। जो आपका लोहा रेड कलर का हो जाता है, उसी कोरोजन की यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। अब यहां पर ये जो प्रोसेस होता है जिसमें कि आपका रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर जनरेट होता है या फिर लोहा जो है वो एक पाउडर बनकर गिरने लगता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है, ये कहलाता है कॉमनली रस्टिंग, कि भाई लोहा जो है वो जंग लग गया, रस्ट हो गया। यहां पर एक और चीज है कि ऐसा सिर्फ आयरन में नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोहे में ऐसा होता है, बल्कि जिंक में भी होता है, कॉपर में भी होता है, और भी दूसरे मेटल्स ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, आपको रस्टिंग का प्रॉब्लम होता है। लेकिन रस्टिंग जो वर्ड है वो स्पेसिफिकली लोहे के लिए यूज किया जाता है, लेकिन जो दूसरे मेटल्स हैं उन सभी को मिलाकर अगर ये जो प्रॉब्लम है, इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, एक प्रकार का मेटल जब अपने आसपास मौजूद एसिड या फिर मॉइस्चर या फिर एयर से इंटरेक्ट करके वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, वही कहलाता है कोरोजन। जैसे सिल्वर के ऊपर आपको ब्लैक कोटिंग देखने को मिल जाएगी, वो एक प्रकार का कोरोजन है। आपको कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग मिल जाएगा, वो एक प्रकार का कोरोजन है, समझ गए। इसी तरीके से अलग अलग मेटल के ऊपर अलग अलग रंग के आपको कोटिंग देखने को मिलेंगे, वो कोरोजन होता है। जैसे कि आपने जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा हुआ यूएसए का, आपने इमेज देखा होगा, वो आपको करीब ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर का। तो रियलिटी ये है कि वो जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, अरे सॉरी स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो आपको ग्रीन कलर का ओरिजिनली नहीं था, वो बनाया गया था कॉपर का, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर कोरोजन लग गया, उसकी वजह से उसका रंग क्या हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है।
कोरोजन की वजह से आपको पता होगा कि आपके घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें डैमेज होती हैं, चाहे वो कार हो, ब्रिज हो, या फिर कांटियाँ, लोहे, पाइप वगैरह सभी चीज़ें आपकी डैमेज होती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बर्बाद हो जाती हैं कोरोजन की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। तो बात है कि रैंसिडिटी होता क्या है। रैंसिडिटी सिंपल एक तरीके से क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, जिसमें कि जो भी फूड आइटम्स आपके होते हैं उसमें जो फैट होता है या फिर ऑयल होता है वो अपने आसपास एटमॉस्फेयर में मौजूद आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है, उसमें से गंध आने लगेगा या फिर वो खराब टेस्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया। और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके साथ होता है, फैट और ऑयल के साथ होता है। जैसे जो आपके छाने हुए फूड आइटम्स होते हैं, ऑयल होते हैं, जब आप उसको खुला छोड़ दीजिएगा बाहर नॉर्मल आपके कमरे में, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा और वो बिल्कुल आपका खाने लायक नहीं रहेगा। अब यहां पर इस चीज को रोकने के लिए आपको कई बार क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको फूड आइटम्स में ऐड किए जाते हैं। जैसे कि जहां पर भी आपको फैट वाला आइटम या फिर ऑयल वाला आइटम मिलेगा वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगा। इसके अलावा एयर टाइट कंटेनर में रखा जाता है फूड आइटम, ताकि ऑक्सीडेशन, हवा ना लगे। आपने सुना होगा अपने घर में कि भाई हवा नहीं लगना चाहिए खाना में। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर फैट है और अगर ऑयल है तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो फूड आइटम खराब हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से आप देखते हैं कि जो आपके चिप्स होते हैं वो आपको पैक आते हैं और वो उसमें हवा भरा हुआ होता है। कौन सा हवा? नाइट्रोजन भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, रिएक्शन नहीं करता है ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर के, और वो खराब नहीं होता है। ठीक है, जो चिप्स के पैकेट्स आते हैं, लेज वगैरह आते हैं, उसमें आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये आपका होता है रैंसिडिटी। ठीक है, ये आपका रैंसिडिटी हो गया। अब यहां पर इसके बाद आपका जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आपको क्या करता हूं, एक अलग से आपको वीडियो बना दूंगा जिसमें कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा इस चैप्टर के सारे चैप्टर्स के। तो मिलते हैं उस वीडियो में। इसके अलावा आपको और भी वीडियोस हैं जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक वीडियो आपको सारे रिएक्शन के ऊपर मिल जाएगा, रिएक्शन और एक्टिविटी के ऊपर मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। साथ में आपको एक वीडियो आपको मिल जाएगा जो भी आपका यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसके ऊपर मिल जाएगा। तो आप ज़रा सा क्या कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।